Dear students, today's topic is composition, powers and functions of Election Commission of India. And this is for class 11th. I have mentioned this here. So students, let me first give a brief introduction about the composition of Election Commission of India. First of all, you must know that Election Commission is a body which conducts free and fair elections in India. और जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेसी का मेन पिलर क्या है? इलेक्शंस. Where there is democracy, definitely elections are going to held there periodically. And in India, after independence, as it's written in the preamble of Indian Constitution that now India is a sovereign state, and for the maintenance of its sovereignty, it is essential to conduct free and fair elections. So there is a body that is known as Election Commission of India, which is responsible for conducting free and fair elections in India. And this body was set up in 25th January 1950. याद रखिएगा, पहली बार जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, मैंने आपसे कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन 26th November 1950, and it was already written in the Constitution of India that we should form a body, an autonomous body which conducts free and fair elections in India, and that body is known as Election Commission of India, which draws its powers from Article 324 of the Indian Constitution. याद रखिएगा, हिंदुस्तान के आईन में आर्टिकल 324 जो है उसमें डिटेल डिस्कस किया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, इनके पावर्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में. सो ये जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मकसद ही यही है कि हिंदुस्तान में साफ सुथरे चुनाव कराना, जो कि मेन पिलर है डेमोक्रेसी का, जो कि मेन हम ये कहेंगे कि मेन प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का. सो पहली बार हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्मली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, एनैक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को. बट बिफोर दैट this election commission was set up in 25th January 1950, and the first chief election commissioner was Shiv Kumar Sen. याद रखिएगा, ये पहले शख्स है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, क्योंकि 1989 तक हमारे यहाँ क्या होता था, ये जो पूरी बॉडी है जो हिंदुस्तान में चुनाव कराती है, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट्री चुनाव हो जब हम हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, चाहे हमारे यहाँ जो भी चुनाव होते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे हम भी कह सकते हैं, या कि लोकल लेवल के जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, ऑल दीज इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इसी तरह से ये जो बॉडी है, इसमें जो हेड होता है टॉप लेवल का, उसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर. वो पहली बार रहे हैं शिव कुमार सेन. और लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि एक शख्स जो है ये इतना ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें इसको कुछ और हेल्पर्स चाहिए जो कि इसी के पोस्ट के बराबर हो, हमें कुछ और कमिश्नर्स को भी इसके साथ ऐड करना चाहिए जो एट पार होंगे पावर में. बट ये है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हेड रहेगा, लेकिन उसकी असिस्टेंस के लिए और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया. हालांकि 1989 में जब ये अपॉइंट किया गया, अलग से एक अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये रखा गया कि नहीं, हमारे यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये अब मल्टी मेंबर कमीशन रहेगा, इसमें और 2 को ऐड किया जाएगा. लेकिन कुछ टाइम तक के लिए ही रहा, उसके बाद उनको रिमूव किया गया. बट फाइनली फिर एक और अमेंडमेंट हुई और फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1993 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये मल्टी मेंबर रहेगा और इसमें 2 और कमिश्नर्स को ऐड किया जाएगा. अब बताइए बच्चों, प्रेजेंटली हमारे पास
जो ये बॉडी है इसके हेड्स कितने हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और 2 हेड्स हैं, यानी अब ये मल्टी मेंबर बॉडी रही है, मल्टी मेंबर कमीशन रही है। तो प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया मार्च 2021 में। तो ही इज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब रहा ताल्लुक ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये किस रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि दे ऑल आर रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स। बात समझ रहे हैं आप? ये हाईएस्ट रैंक हमारे यहाँ पे क्या है, जो IAS एग्जाम ऑल इंडिया सर्विस के जो भी एग्जाम्स होते हैं तो उनको कंडक्ट करती है हमारी यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी। तो उसी के तहत ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, उनकी जो टर्म होती है वो खत्म हुई होती है एज ए सिविल सर्वेंट, उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाता है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब रहा ताल्लुक इनको अपॉइंट कौन करता है। सो बच्चों, यही 3 लोग जो है यही इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करते हैं, इनको हजारों लोग असिस्ट करते हैं, लेकिन ये जिस तरह से हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन होता है उसकी सरबराही करते हमारे प्रिंसिपल साहब, वो वॉच करते रहते हैं हर किसी को, लेक्चरर को, टीचर को या नॉन टीचिंग स्टाफ को। पूरा स्कूल जो है उसके चलाने में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो गाइड करते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं। उसी तरह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका काम ही ये होता है कि इस पूरे बॉडी को बॉटम से लेकर टॉप तक, ये जो बॉडी है, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये हजारों की तादाद में होते हैं। जब हम बात करेंगे स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक, हमारे यहाँ हर स्टेट में अलग से रीजनल कमिश्नर होता है, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी कह सकते हैं। तो उनको सुपरवाइज करना, उनको डायरेक्शंस देना, ये इनका काम है। बाकी काम हम सब मिलके ये जो पूरी बॉडी है वही कंडक्ट करती है। अब अपॉइंटमेंट की बात है। They all are appointed by the President of India. They are usually retired IAS officers. जैसा मैंने अभी कहा कि ये जो भी हमारे यहाँ पे ये मल्टी मेंबर बॉडी है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है, ये 3 लोग जो हैं ये ऑब्वियसली रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स होते हैं और जिनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड एंड ही इज ऑलवेज गाइडेड and advised by the Council of Ministers headed by Prime Ministers. It is written in the Constitution of India under Article 74 of the Indian Constitution that President is always bound by the aid and advice of Council of Ministers. So here President जो है he is not full-fledged to appoint the members of this election commission. Here he is advised by Council of Ministers, especially headed by Prime Minister. As you know, there is parliamentary democracy, and where there is parliamentary democracy, you are knowing that the real executive is Prime Minister. So याद रखिएगा ये बात, but हम normally कहते हैं, generally हम कहते हैं कि they are appointed by the President of India. But remember this thing, President is bound by the aid and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. उसके भी पीछे मैंने बताया क्योंकि हिंदुस्तान में 2 heads होते हैं, head of the state, head of the government. उसके बाद टर्म का ताल्लुक है कि ये जो ऑफिशियल्स होते हैं इनकी टेन्योर क्या होती है, इनकी टर्म क्या होती है, कितने सालों के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि दे आर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। याद रखिएगा 6 years। हमारे यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है उनकी टर्म होती है 6 साल। उसके बाद रिमूवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या इनको रिमूव किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है? नॉर्मली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाती है किसी की, या ड्यू टू रेजिग्नेशन वो खुद ही दे देता है, रिजाइन दे देता है ड्यू टू इलनेस, या हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू डेथ, तो उस तरह से वो खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हमें रिमूव करना है इनको, अगर हटाना है ओहदे से,
तो वो हम किस बुनियाद पे इनको हटा सकते हैं? यहाँ पे लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट अलोन हैज द राइट टू इम्पीच, पार्लियामेंट अलोन हैज द राइट टू रिमूव द मेंबर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो भी कब? When 2/3 majority of the members passed a resolution for his removal. याद रखिएगा, पार्लियामेंट जो है वहां पे दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, जब उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होगा, और वो रेजोल्यूशन भी पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, तब जाके उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी दो हैं, उनको पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है, और तब रिमूव कर सकती है जब दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन उसके खिलाफ पास किया जाएगा। और वो रेजोल्यूशन तब पास किया जाएगा, किस बुनियाद पे पास किया जाएगा? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यानी वहां ये प्रूव होना चाहिए कि जो बंदा है या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन बैठा है या इलेक्शन कमिश्नर बन बैठा है, ही इज इनकैपेबल, या ड्यू टू हिज मिसबिहेवियर, इसने कोई ऐसा काम किया है जो सही नहीं लगा है हमारे प्रेसिडेंट को या हमारी पार्लियामेंट को, या इस पर कोई ऐसा कान चढ़ा है, इसने कोई ऐसा गलत काम किया है, उस बुनियाद से, या इनकैपेसिटी, ये उस काबिल नहीं है। चलिए हमने अपॉइंट तो किया था, प्रेसिडेंट ने तो अपॉइंट किया था, बट ये इस पोस्ट को डिजर्व नहीं करता है, ये कैपेबल बंदा नहीं है, इस लायक नहीं है, उस बुनियाद पे भी उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन रिमूव करने का हक खाली और खाली पार्लियामेंट को है, और याद रखिएगा तभी रिमूव किया जा सकता है जब 2/3 मेजोरिटी जो है मेंबर्स उसको पास करें, और तब जाके वो रिमूव किया जा सकता है। जहां तक हमारे यहाँ स्टेट कमिश्नर्स की बात है या रीजनल कमिश्नर्स की बात है, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगेन, अब जहां तक स्टेट कमिश्नर्स का ताल्लुक है, या आप रीजनल कमिश्नर्स कहिए, उनको प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेबिलिटी एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। मैं आपको एक वाक्य बता दूं बच्चों, हमारे यहाँ मैंने अभी आपसे बात की कि ओनली पार्लियामेंट हैज अ राइट टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2009 की बात है, टॉप ऑफ 2009। उस वक्त हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी, शी वॉज दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2009। उस वक्त क्या हुआ था कि वहां पे गोपाल स्वामी जो थे इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने नवीन चावला के खिलाफ ये किया था कि वो गए थे प्रतिभा सिंह पाटिल के पास, ये जो बंदा है ये एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, ही इज नॉट नॉन पार्टिजन, तो वो एक पार्टी को फेवर करता है। इस वजह से वो चाहता था कि इसको हटाया जाए और इसको इस पैनल में नहीं लाया जाए, इसको अपॉइंटमेंट के पैनल में नहीं लाया जाए। लेकिन फिर प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी, उन्होंने गोपाला स्वामी से कैटेगोरिकली कहा कि मेरा यहाँ पे कोई हाथ नहीं है और मैं यहाँ पे सॉवरियन नहीं हूँ, मैं ये डिसीजन खुद नहीं ले सकती हूँ, जबकि ये डिसीजन जो है उसके रिमूवल का दैट इज अप टू पार्लियामेंट एंड आई एम हियर हेल्पलेस। So she rejected the proposal of Gopala Swamy, who was not favor of Naveen Chawla. और उसके बाद क्या हुआ था, after the retirement of Gopala Swamy, again in 2009, Naveen Chawla, he was appointed as the chief election commissioner. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी बात भी हम प्रेसिडेंट के पास ले जाए कि आप इसको हटाइए, इस पे ये एलिगेशंस है, वो एलिगेशंस है, लेकिन प्रेसिडेंट अलोन जो है, she or he is helpless here. They cannot do anything without the consent of parliament. So here again मैं आपसे ये बताना चाहूंगी, इनके रिमूवल में जो हाथ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट का है, और वो जब 2/3 से उसको पास कर ले रेजोल्यूशन को, तब जाके इसको रिमूव किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए हम कंपोजिशन ही डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है हमारे यहाँ जो क्लास है ये ऑनलाइन चल रही है, इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, फिर अपलोड करने में ज्यादा वीडियो लॉन्ग भी नहीं कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसके पावर्स और फंक्शंस डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा और इंशाल्लाह आगे भी आप लोग इनको देखते रहेंगे. एंड आई होप यू विल नॉट मिस any of my class. So Allah Hafiz.